अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, वैसे तो बड़ी ईद की ऑफिशियल चांद रात होती नहीं है क्योंकि चांद 10 दिन पहले नज़र आ चुका होता है, मगर चांद रात का जो एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है, यानी बाज़ारों में गहमा गहमी होती है, ख़वातीन मेहंदी लगा रही होती हैं, फिर जानवरों की ख़रीदारी के लिए मुज़ाकरात का आखिरी दौर शुरू हो चुका होता है। तो उस कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से ईद कुर्बान की चांद रात अब शुरू हो चुकी है। तो नाजरीन, एक तरफ जहाँ हम इस ईद को कुर्बानी या सेक्रीफाइस के सेंटिमेंट के साथ मनाते हैं, तो दूसरी तरफ एक और मुआशरती पहलू भी जहन में आता है। सोसाइटी में जनरली भी और इन दिनों ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है कंपैरिजंस, स्टेटस कॉन्शियसनेस और एक से बढ़कर एक दिखावे की दौड़। एक दूसरे से ये सवाल कि तुम इस दफ़ा ईद पर क्या कुर्बान कर रहे हो, या तुम्हारे घर इस दफ़ा कौन सा जानवर आया है, या फिर ये ब्रैग करना कि हमने तो 2 बकरे 1 गाय ली है। तो ये सवालात सुनने में तो बड़े कैजुअल से लगते हैं, बड़े नॉर्मल से लगते हैं, बड़े सादा से लगते हैं, मगर ये सवाल उस शख्स को बेचैनी में मुब्तला कर सकता है जो मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से इस दफ़ा जानवर ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस सवाल के जवाब में अगर वो अपनी मजबूरी बताए तो उसकी सेल्फ स्टीम और जो सफ़ेद पोशी का एक भरम होता है उसको काफ़ी हर्ट कर सकता है। तो आज हमारा ये सवाल है कि क्या ईद कुर्बानी के जज्बे से ज़्यादा दिखावे का त्यौहार आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, वैसे तो हमें बतौर कौम पर्सनल सवालात पूछने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि शादी कब हो रही है, बच्चे कब हो रहे हैं। इसी तरह का ये एक सवाल है कि जी कुर्बानी में तुम कौन सा जानवर इस दफ़ा कर रहे हो। तो कितना ज़रूरी है इस सेंसिटिविटी को भी बरकरार रखना कि किसी को आप एम्बैरसिंग सिचुएशन में ना डालें, उसका भी ख्याल करें, उसको हर्ट ना करें। बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने कुर्बानी करनी है, कोई जानवर कुर्बान करना है, या आपने कोई बकरा है, कोई गाय वगैरह है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की कुर्बानी अच्छा नहीं है। और जब आप किसी की हद तक करते हैं, उसके लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये ज़ाहिर है कि अवॉइड की जा सकती है। सबसे पहले तो रामीन, आपको और आपके तमाम देखने वालों को सुबह ईद है, ईद मुबारक हो। और उसके बाद आपको एक खुशखबरी देनी है। पूछें कौन सी खुशखबरी है? बताइए। खुशखबरी रामीन ये है कि हुकूमत ने बजट जो है वो पेश किया और खुश होने पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा। अरे वाह, जबरदस्त। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों जो हैं वो खुश हो सकते हैं। क्या बात। तो सबसे पहली तो खुशखबरी आपको मैंने ये सुनाई क्योंकि एक वक्त आने वाला है, आज से हो सकता है 15-20 बरस बाद अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो उसमें होगा कि कोई दफ़ा 144 बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे होकर खुश हो रहे हैं ना, तो उस पर भी शायद लग जाएगी। देखिए, हमें खुश रहने का जवाब भी तो चाहिए ना। बजट आने के बाद खुशी रहने का जवाब नजर नहीं आ रहा ना, तो अब टैक्स लगे या ना लगे, मैं उसका जवाब आपको देने लगा हूँ, इसी वक्त देने लगा हूँ। और ये था असली सवाल जो आपने यानी अभी छेड़ा है ना बात। देखिए, खुश रहना और खुशी मनाना, इसका पैसे से कोई इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, उसकी मैं मिसाल देता हूँ जी। अगर तो खुशी पैसे की वजह से हो तो दुनिया के सबसे जो खुश लोग हैं, क्या वो खुश हैं? वो अमीर हैं, उनके पास पैसा है। खुशी जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। छोटी सी आपको एक इसमें मिसाल देता हूं। ये एक और मुल्क है, इसके सबसे बड़े यानी कैपिटल के सबसे बड़े होटल में मैं मौजूद हूं। अगले दिन मैंने वक्त के प्रेसिडेंट से मिलना है और अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का एक मैसेज देना है उनको। मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि मुझे फ्लाइट लेट हो गई है, लेट, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ज़बान वहाँ की समझ नहीं आ रही और मैं परेशान हूं। टहल रहा हूं अपने उस एग्जीक्यूटिव स्वीट में। अच्छा, अब थोड़ी देर होती है, मैं खिड़की के पास जाता हूँ, खिड़की खोलता हूँ तो नीचे देखता हूँ 6-7 बच्चे छोटे छोटे, सिर्फ बनियाने और निकरें पहनी हुई, कपड़े के बने हुए फुटबॉल से खेल रहे हैं और खुश हैं और वो कह लगा रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था, ये 5 स्टार होटल, मुझे इतनी सहूलियात मिली हुई हैं और मैं इतना सख्त, मेरे सर पे पसीना आया हुआ है, मसला क्या है? और ये बच्चे जिनके पास जूते भी नहीं है, जॉगर्स तो दूर की बात है, ये क्यों खुश हैं? तो खुशी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। हमारे यहाँ क्या हुआ, रिश्ते दाएं बाएं हो गए, इज्जत और वकार की जगह ले ली पैसे ने और दिखावे ने, जिसका आपने जिक्र किया है। अब तो आलम यह आ गया है कि लोग डबल फ्रीजर 2-3 महीनों के लिए किराए पे लेते हैं कि जो गोश्त आएगा और जो हमने पूरा बकरा, उसमें से एक हिस्सा तो हमने गरीबों को देना नहीं है,
ना ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को देना है, वो तो हमने सारे का सारा इसमें डंप करना है। ये आलम आ चुका है। अच्छा, वो जो सवाल आपने किया ना कि अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए अगर मेरा ये कहना है कि अगर किसी शख्स की 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है या उसकी आमदन है, अगर वो रोज़ाना के 100 रुपया पसंदाज करता है, बचा लेता है, तो साल में अगर उसके पास नहीं आते इतने पैसे कि वो बकरा खरीद सके तो हिस्सा ज़रूर डाल सकता है। होता क्या है, 12 अगस्त को हमें अचानक पता लगता है कि 14 अगस्त आ रही है जी, क्या किया जाए। हाँ। ईद कुर्बान आई है तो हमें 4-5 दिन पहले पता लगता है और हम कहते हैं यार ये देखो ना, इतनी महंगाई हो गई है, हम लोग तो खरीद ही नहीं सकते। बाबा आप 1 साल पहले से क्यों नहीं तैयारी करते? और फिर ईद का मकसद जो है ये गोश्त नहीं है बाबा, हाँ, ये समझने की बात है। और मैंने अक्सर मुसलमानों को देखा कि उन्होंने इसका कुर्बानी, लोगों में गोश्त बांटना और ये दिखावा, ये वो, असल चीज ये है कि आपने बहैसियत मुसलमान के अपनी जान और अपनी माल की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह की राह में हर वक्त तैयार होना है। यह है उसकी बेस लाइन। क्या ये हो रहा है? अब आते हैं वापस आपके उस पे कि एक दिन मिलता है आपको, 2 ईदैन आती हैं साल में। मेरा ये अपना कहना है, मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि आपके हालात जिस किस्म के भी हैं, आपके हालात जो हैं वो माशी तौर पे या यानी रिलेशनशिप के हवाले से कोई मसले मसाइल हैं, बच्चों के कोई मसले हैं, बीमारी है खुदा न खास्ता, इनके बावस्फ इनके होते हुए भी आप कम से कम एक दिन के लिए ये सियासतदानों के लिए छोड़िए, ये मईशतदानों के लिए छोड़िए और देखिए कि थोड़े से पैसे जो आपके पास हैं उसको आप किसी पार्क में जाके खुश रहना, ये आपके अपने हाथ में है और इस पे अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा। हाँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम लोग जरा इन मसले मसाइल को देखें कि अगर हम एक दिन के लिए खुश हो जाते हैं तो मसले तो वही रहेंगे, तो सारा दिन परेशान रहेंगे। ईद का मतलब है कि मुसीबत आ गई है, खर्चे आ गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को, अपने माइंड को आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से कि आपको पता हो कि ये ईद का दिन आया है, इसको मनाना है और कुछ नहीं तो वालिदा के पास बैठ के जी। उसके पांव क्यों नहीं दबाते आप? बिल्कुल, आप अपने वालिद साहब का हाल पूछने क्यों नहीं जाते? आप अपने बच्चों को बिठा के ये क्यों नहीं कहते कि सब्र की जो है वो क्या हिसाब? बहुत सारी चीजें हैं। बॉटम लाइन, खुशी आपके हाथ में है, आप खुश रह सकते हैं। हाँ, खुश रहना भी एक आर्ट है। राव खालिद साहब, बकरीद की अगर बात करें तो ये रिलीजियस सिंबल से ज़्यादा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, बदकिस्मती है हमारी कि ये एक ऐसा अहम ओकेजन है ईद कुर्बान का, जिसमें कुर्बानी का सबक है। और पूरा हम जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के वो पूरा वाक़या कुरान पाक में पढ़ते हैं, वैसे तारीख़ में देखते हैं और जो डायलॉग है और जिस तरह से वो सारा पूरा वाक़या अनफोल्ड होता है, तो उसको अगर हम देखें तो बहुत उसमें सबक है। और जैसे नजम साहब ने कहा कि कुर्बानी बुनियादी मकसद है, कुर्बानी सिर्फ दुम्बे बकरे या उसकी नहीं है। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ अब जो हम देखते हैं कि हमारी ईद कुर्बान जो है ना, वो बकरों, दुम्बों और बैलों का एक मुकाबला हुस्न लगता है मुझे। तो जब मैं देखता हूँ कोई रैंप पे वॉक हो रही है उनकी बकरों की, ये लिटरली होती है, लगे हुए हैं, ये लिटरली मंडियों में होती है। 30 बैल ले लिए उसने, इतने के इतना ले लिया। जी बिल्कुल, वो इस किस्म की ये सूरत हाल बन गई। अब असल चीज़ क्या है, हम अगर किसी एक मज़हब या दीन के हवाले से ना भी देखें तो जो आफाकी तौर पे हम चीज़ें देखते हैं, जो दुनिया में जो एक असूल है आफाकी अमन और शांति के, और जिससे माशरे बेहतर हो सकते हैं, माशरों में अमन रह सकता है, माशरे खुश रह सकते हैं, जो खुशी की हम बात करें, वो है टॉलरेंस, कंटेंटमेंट और कंपैशन। ज़बरदस्त, क्या बात। ठीक है जी, रवादारी, कनात और सिला रहमी, ये 3 चीज़ें बुनियाद हैं। मज़हब को भी आप अगर ना, आप किसी मज़हब के फॉलोअर नहीं भी हैं, ये 3 चीज़ें अगर सोसाइटी में नहीं हैं, ना फ़र्द का इनर पीस होगा, ना कौम में इनर पीस होगा, ना कौम में अमन होगा, ना शांति होगी। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त जो मसाइब जितने भी बड़े हुए हैं वो उसी वजह से है कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए, रवादारी नहीं रही, हम कनात नहीं करते, हम लालच में पड़ गए हैं, खींच लो, दूसरे का भी ले लो, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, और उसके बाद हम जो है ना जबर और जुल्म की हद तक चले जाते हैं। अभी हम
कल मैं बड़ा लेट देखा, मैंने सिंध में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मैं इसका भी जिक्र करना चाह रही थी। एक किसी वडेरे ने उसका जानवरों के हुकूक की बात, ये जो एक माइंडसेट आ गया, उसने एक अफरा तफरी और एक पूरी कह ले कि दुनिया में अनरेस्ट पूरा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आलमी अमन को जिससे ख़तरा है, एक जो कह ले कि एक्सपेंशनिज्म आ गया कि जी घेर लो जितना खिता घेरा जाता है, माल खींच लो जितना खींचा जाता है। ओवरऑल जो दुनिया में माइंडसेट चेंज हुआ है, उसने पूरी दुनिया को गुत्थम गुत्था कर दिया है और अफरा तफरी का आलम है। तो मसला ये है कि जो कुर्बानी बुनियादी तौर पे है वो यही है कि आप अपने उन जज्बात को जो दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं, जो दूसरों के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं, जो दूसरों का हक छीनने का बायस बन सकते हैं, उनको काबू में रखें, उनको कंट्रोल में रखें, टॉलरेट करें। आप फिर जो आपके पास है उसके अंदर रह के जीना सीखें, कनात करें, और उसके बाद सिला रहमी, कंपैशन, जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आप अपने जो है ना अपना दरवाज़ा खोलें, अपनी जेब खोलें, अपने दिल खोलें। तो ये बुनियादी एक मकसद है कि अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए ये काम करें। हम उससे बहुत दूर चले गए। खुशी है, ज़रूर मनाएं, खुशी का मौका है, आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन मना लें, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये पूरा साल और पूरी ज़िंदगी करने की हैं। इसलिए उससे जो सबक हमने सीखना था वो हमने नहीं सीखा। उसकी वजह से हम जो एक बेचैनी रहती है लोगों की तबीयत में, ये बीमारियों का एक जो इससे रिलेटेड है, बेचैनी से या टेंशन से या उससे जो रिलेटेड है वो बढ़ती जा रही है, दुनिया भर में बहुत बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसाइल, ज़हनी बीमारियाँ, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो एक बेसिक जो वैल्यू है, इंसानी वैल्यू, जिससे माशरे बेहतर होते हैं, अमन होता है और लोग ठीक रहते हैं, उससे हम दूर हो गए। बिल्कुल ठीक है साकिब, इंसानों की वैल्यू की हम बात करते हैं, फिर जानवरों की वैल्यू हमें याद ही नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर है इंसानों को यहाँ हुकूक नहीं मिल रहे तो जानवरों को क्या मिलेंगे। राव खालिद साहब ने बड़ी अच्छी ये तस्करा छेड़ दिया, मैं इस बारे में भी बात करूँगी कि जानवरों के हुकूक का ख्याल रखना है इस मौके पर, जबकि आप उनको कुर्बानी के लिए अपने घर में लेकर आ रहे हैं। ख्याल उनका किया नहीं जाता, जिस तरह सिंध में भी वाक़या पेश आया है। अब उसमें ऊँट की टांगें काट दी, और कामरान टिसौरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, उनका बयान क्या सामने आ रहा है? वो बयान ये दे रहे हैं कि जी जिसका रोज़गार ख़त्म हो गया, जिस इंसान के वो मिल्कियत में था वो ऊँट, वो उसकी बात करेंगे, उसका रोज़गार ख़त्म हो गया, मैं उसको कंपनसेट करूँगा 2 ऊँट दे के। वो ये नहीं कह रहे कि जो ऊँट तड़पता रहा बेचारा, तकलीफ़ में तड़पता रहा, उसकी तकलीफ़ का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उसकी तकलीफ़ के मुताबिक उन्होंने कोई कंपनसेशन उन्होंने जानवर को ऑफ़र नहीं किया। तो ये हमारा माइंड सेट है टूवर्ड्स एनिमल्स। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि ये जानवरों के भी हुकूक हैं, जिस तरह ये ऊँट का मामला पेश आया उसके हवाले से खबर भी अभी जो है वो आई है कि वहाँ पे 5 जो मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ्तार किया गया था, 4 रोज़ा रिमांड भी पुलिस ने दे दिया है। उसके हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर ये भी खबर आई थी कल की शाजिया मरीज जो है उन्होंने कहा था कि उनका आपस में कुछ सुलह भी हो गई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह जो है वो ऊँट के साथ हुआ और जिस तरह उसको तकलीफ दी गई। बाकी जो हम ईद कुर्बान के हवाले से जो बात कर रहे हैं, वो तो ईद कुर्बान का फलसफा तो वो कुर्बानी का ही है कि हमें बतौर मुसलमान जब हम ईद मनाते हैं तो हमें इर्द गिर्द अपने हमसायों पर, इर्द गिर्द बसने वाले लोगों पर ज़रूर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो खुशियाँ हम मना रहे हैं उनको भी उन खुशियों में भी शामिल करना चाहिए। फिर ये जो ईद कुर्बान है, ये मेरा ख्याल है एक पूरी एक इंडस्ट्री कैटल इंडस्ट्री का भी काम कर रही है कि एक तरफ जो रेवेन्यू जनरेशन अगर बात की जाए तो क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई भी है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब ईद आती है तो ईद के जो इस त्यौहार मनाते हुए बहुत सारे शोबे जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जो हमारी खरीदारी है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मवेशी जो है उनकी मंडियाँ लगती हैं। जो देहातों में लोग ये पूरा एक कारोबारी नुक्ता नज़र से देहातों में लोग जो है वो कम उम्र बैल, बकरे और इस तरह की चीज़ें जो है पालते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं, फिर उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री भी है एक लिहाज से, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कपड़े, जूते, दर्जी, कसाई सारे जो है वो उस हवाले से मुस्तफीद भी होते हैं। और ईद का फिर जो ईद
के दिन का जो पैगाम है, वो जो जानवरों की आपने बात की, वो तो बिल्कुल जो जानवर हैं उनको जो ज़बह करने का भी एक पूरा तरीकाकार बताया गया है कि उस तरीके से आप ज़बह करें कि उनको तकलीफ ना हो। ये बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि उनको तकलीफ ना हो। फिर जब कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं, उनको लोग करते भी हैं बड़े बनाओ सवार के, अगरचे उसमें ये ना हो कि लोगों को दिखावे के लिए, या कोई अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा बंदा है जो कुर्बानी का नहीं कर पा रहा या उसके हालात ऐसे हैं, तो उसके दिखावे के लिए कि उसको ये पछतावा हो कि मैं क्यों नहीं कर रहा, तो उसके लिए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जानवरों की देखभाल, और वो डेफिनेटली वो जो बनता भी है। और ख़ास तौर पर जो बात मैंने पहले की कि हमें अपने इस कुर्बानी के फलसफे को लेकर अपने इर्द गिर्द पर उनके जो फैमिली बच्चे हैं उन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, हमसायों पर, अपने गाँव मोहल्ले देहात जहाँ पे भी हम रहते हैं, कि लोग जो ईद नहीं मना सकते, बच्चों के लिए कपड़े, उनको शेयरिंग भी करनी चाहिए, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, और हेल्प भी इस तरह की उनकी जो है वो दिल जोई हो, दिल शिकनी ना हो कि उसको बताने के लिए या माशरे के दूसरे अफराद को कि हम जो है वो कोई उसकी मुआवनत कर रहे हैं, कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता भी न चले। ये मतलब ओवरऑल जो पैगाम है, जो एक माशरे में यूनिटी का भी एक पैगाम है कि तमाम माशरा उसको यकजां होकर एक ही तरह उस खुशी को मनाए जो मतलब जो इस्लाम में हमें दी गई है। और जो खास तौर पर जो गोश्त वाली बात है कि कुर्बानी के दिन एक ये माइंडसेट भी है कि लोग गोश्त फ्रीज कर लेते हैं, तो फ्रीजिंग वाला भी कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। आपने जो इस्तेमाल करना है वो करें, बाकी बिल्कुल। और ये उस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल अपोजिट बात है जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है, कुर्बानी का सेंटिमेंट। हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल एक मुफस्सल तकरीर की गई जिसमें उन्होंने 2022 से अपनी कारकर्दगी बताना शुरू की कि कैसे उन्होंने जब 2022 में इक़्तिदार संभाला तो मुआशी सूरत हाल अबतर थी, उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। फिर उन्होंने 8 फरवरी के बाद की कारकर्दगी पर यानी प्रेजेंट पर थोड़ी रोशनी डाली कि आज महंगाई 38% से 12% पर आ चुकी है, पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम की गई है। फिर उन्होंने कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें की। उन्होंने कहा कि 2 माह में हालात बेहतर करने इस आज़म का इजहार किया। फिर पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले तमाम इदारों का खात्मा करने की बात की। फिर सरमायाकारी के हवाले से बात की कि बैरूनी के साथ साथ अंदरूनी सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो IMF से मुताल्लिक़ थी, जब उन्होंने ये कहा कि वादा करता हूँ अपने अहदाफ पर कमर कस ली तो अगला IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। तो राव खालिद साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या इसका रोड मैप वज़ीर आज़म के पास है या सिर्फ एक सियासी नारा लगाया कल उन्होंने? मैं IMF पे बात करता हूँ। जो अंदरूनी सरमायाकारी की आपने बात की वो मुझे अभी मैं देख रहा था कि अंदरूनी सरमायाकारी की सूरत हाल ये है कि टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से सारी कंपनीज ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को। अच्छा, क्या कि उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने हमें कहा है विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर पे 75% आप इकट्ठा करें एडवांस टैक्स की सूरत में या जिस सूरत में भी, ये हम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम ये बैरून मुल्क की जितनी कंपनीज इन्वेस्ट किया हुआ टेलीकॉम में वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगी। तो ये अंदरूनी सरमायाकारी की सूरत हाल आज की बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कैलकुलेट किए बगैर हुकूमत ने 24 घंटे भी नहीं गुजरे जी। आप यही हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी मेकिंग जो होती है हमारी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस तरह से होती हैं। IMF से हमने छुटकारा हासिल करना है। बड़े भाई साहब मियां नवाज शरीफ साहब भी हमें बताते रहे कशकोल तोड़ दिया है, जी। और इन्होंने भी आते ही बताया कि कशकोल तोड़ दिया है। तो उसके बाद फिर IMF से छुटकारा तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन हम IMF से निगोसिएशंस कर रहे हैं। 24वां प्रोग्राम जो है हम अब निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ। आपको पता है हमने 22 प्रोग्राम किए, 23वां ये था SBA जो था, जिसमें से सिर्फ 8 प्रोग्राम हमने कंप्लीट किए। बाकी जो प्रोग्राम थे 14 प्रोग्राम जो थे या 15 प्रोग्राम जो थे वो इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए कि जो IMF कंडीशनैलिटीज़ हमें देता था, जिसको हम कमिट करते थे, वो हम पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारा प्रोग्राम बीच में रह जाता था और हमें पूरी इमदाद भी नहीं मिलती थी। और कंडीशनैलिटीज़ क्या थी? कंडीशनैलिटीज़ वही थी जो अभी फिर आएंगी, अभी फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जितनी इस्लाहात हम उनके साथ कमिट करते हैं, जो बुनियादी ढांचा आपका ठीक करती हैं मईशत का, और जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाती हैं, जो आपको ओवरऑल फाइनेंशियली डिपेंडेंस आपकी कम करती हैं, वो इस्लाहात है। पिछले 22 प्रोग्रामों में उन्होंने वो की हैं और 14 दफ़ा हम नाकाम रहे हैं उन इस्लाहात को करने में। अभी 15वीं दफ़ा ये कोशिश हम कर रहे हैं
देखें इसमें भी कामयाब होते हैं कि नहीं। तो किस तरह से आप IMF से छुटकारा हासिल करेंगे जब आप वो काम ही नहीं करना चाहते जिससे छुटकारा हो सकता है या जिससे हम अपनी मुआशी बुनियाद को बेहतर कर सकते हैं। मईशत का बुनियादी ढांचा तब्दील किए बगैर आप ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बुनियादी तौर पे। एक जो आप रेवेन्यू कलेक्शन आपकी वो इम्प्रूव होनी चाहिए, जो आपने 35% अभी की है, वो किस तरह से करेंगे? इसी तरह से करेंगे जैसे आप IT सेक्टर के सर पे डंडा लेके चढ़े हुए। नॉन फाइलर उन्होंने बनाए हैं क्या? गवर्नमेंट अगर फाइलर नहीं बना सकती लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सकती, तो आप दूसरों को सजा देंगे उसकी कि दूसरी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, जो आपको 340 अरब का उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके दिया है, वो उसको आप सजावार ठहराएंगे, कसूर आपका है। 18वीं तरमीम को आए हुए भी तकरीबन 12-15 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने अपना स्ट्रक्चर छोटा नहीं किया, अपनी मिनिस्ट्रीज कम नहीं की, अपने अखराजात बढ़ाते चले गए। नई नई मिनिस्ट्रीज मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जा रहे हैं। ये कह तो रहे ना पाक PWD हम ख़त्म कर देंगे, तो उसके जगह पे 10 और बन जाएंगी। डिजिटलाइजेशन की कोई बन जाएगी, कोई और इस किस्म के बहुत से जो है इम्प्लीमेंटेशन, नई रिफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन की कोई मिनिस्ट्री बना देंगे। तो ये मसला ये है कि नीयत जो है बुनियादी तौर पे वो आपकी होनी चाहिए। आप तीसरी चीज़ जो है वो आपके एक्सपोर्ट की जो है वो इंक्रीज जो है उसमें आप करें। जो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से आपके फिर जो डॉलर आप खर्च कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो ज़्यादा है, जो आपकी इनकमिंग है वो कम है, उससे आपका वो बढ़ता है खसारा। उससे आपको फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इशू आता है, फिर आपकी इन्फ्लेशन पे उस पर प्रेशर आता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके करने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब अगर डॉलर की इनकमिंग जो है आपके आ रहे हैं, जो डॉलर जो आपके बच्चे कमा रहे हैं IT के जरिए, उनके जरिए, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी आप सोशल मीडिया पर बंदियाँ लगानी शुरू कर देते हैं, कभी आप खुद उन सारे एवेन्यूज़ को बंद कर रहे हैं जहाँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। अभी जाके आपको ख्याल आया 2-2.5 साल बाद कि आपने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री है उसको एक बेहतर रेट पे आप बिजली दें ताकि वो रीजन में कम्पिटिटिवनेस आए, एक्सपोर्ट में उनको मुकाबले में एक आसानी हो। अब जाके आपको ख्याल आया उसका। तो ये बुनियादी तौर पे नीयत नहीं है। तो सबसे बढ़ के जो हमारे यहाँ है, आपने 5 रुपए का काम कराना है तो 2.5 रुपए रिश्वत दे के कराना है आपने। तो उसको कौन रोकेगा? करप्शन को कहते हैं जी नाम ही ना लो, किसी को चोर डाकू भी ना कहो, करप्शन का नाम ही ना लो। वो तो हो ही नहीं रही है। इस मुल्क में तो सारे पाक साफ लोग हैं और ये मुल्क इसीलिए इतने आला दर्जे पे पहुंच गया मईशी तौर पे क्योंकि यहाँ पे करप्शन नहीं है। तो उसको ख़त्म किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मसला ये है कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, जब आप सही तौर पे चलेंगे नहीं, पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तो IMF से क्या छुटकारा हासिल है? आप लोकल बैंकों से जो कर्ज ले रहे हैं, मुझे तो खदशा ये पैदा हो गया, आखिरी बात करो, मुझे खदशा ये पैदा हो गया लोकल बैंकों से आप इतना कर्ज ले चुके हैं कि आप शायद वापस ना कर पाए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जिस तरह के स्टेप ले रही है टेलीकॉम सेक्टर में जैसे लिया, इसलिए ये ना करे कि बैंकों को कहें कि जी आपको हम पैसे नहीं वापस दे रहे, आपको हम सरकारी तहवील में ले रहे हैं। तो उससे एक और प्रॉब्लम, मेरा आपका सबका पैसा जो है ना वो अल्लाह के हवाले पे हो जाएगा, सारे हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो फारग हो जाएंगे। तो कम अज़ कम सिंसियरिटी चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, ये जिस तरह से राव खालिद साहब ने कहा, ये अप्रोच बड़ी नैरो माइंडेड, रिग्रेसिव और अनइनसाइटफुल सी है, सुपरफिशियल है। क्या वाकई अगर इसी रविश पे चलते रहे तो हम IMF से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, मेरे साहबजादे ने जो इस्लामाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छा, कल वो मुझे उसने पूछा कि बाबा ये बताइए कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने टॉप कर लिया, उसके बाद क्या मुझे कॉरेस्पॉन्डिंगली एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी? तो मैंने कहा कोशिश करो बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में शायद ये पॉसिबल ना हो। फिर उसने कहा ये वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि जी IMF का प्रोग्राम आखिरी होगा, तो इसके बारे में, तो मैंने कहा ये तुम्हारी ज़िंदगी में भी मुमकिन नहीं है। ये तो कैसे करेंगे आप? और मज़े की बात देखिए
कि वो कह रहे हैं 2 उन्होंने अगर लगा दिए ना, और जब आप बात में अगर लगा देते हैं तो सहूलत हो जाती है। अगर हम कमर कस लें, अगर माशी अहदाफ पूरे हो जाएं, तो बाबा आपने किया क्या है और कहा क्या है, और अगर क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर कमर कस लें तो मुल्क में इंसाफ भी आ सकता है। सही बात। अगर कमर कस लें तो अमीर तरीन पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो अपने पैसों से ही कर्जा निकाल सकते हैं। अगर कमर कस लें, अगर अशराफिया टैक्स दे दे, सब्सिडी आप खत्म कर लें और कमर कस लें, मसले खत्म। अगर कमर कस लें तो एनर्जी का बहरान खत्म हो सकता है। अगर कमर कस लें तो आपकी खारजा पॉलिसी मजबूत हो सकती है। मसला इस अगर का है। अब इस अगर का हल आपने नहीं बताया, और ना ही जब आपने वादा किया कि ये प्रोग्राम आखिरी होगा तो आपको ये भी कहना चाहिए था कि अगर मैं जहां भी अगर लगा के कि अगर मैं अपना ये वादा पूरा ना कर सका तो जिंदगी भर सियासत की तरफ देखूंगा नहीं, गोशा नशीन हो जाऊंगा। सवाल ये है कि अशराफिया की कमर कसने के लिए ये जो 70,000 फुट चमड़े की आपको बेल्ट चाहिए, ये कहां से लेके आएंगे? कौन मानेगा आपकी बात? साकिब, वज़ीर आज़म ने कल कुछ नारे लगाए हैं और कैलकुलेटिव तो नहीं लग रहे ना देखने में ये नारे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नारा उन्होंने ये लगाया कि हुकूमत अपने अखराजात बचाएगी और सादगी ओढ़ना बिछोना होगी। प्रैक्टिकली क्या ये नज़र आ रहा है? अभी इस वक्त हम देख रहे हैं ना, हुकूमत को बने हुए भी अब कुछ महीने हो चुके हैं, जो 100 दिन हो चुके हैं। क्या किया है सादगी अपनाने के लिए हुकूमत ने अब तक? एक तो जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से 2 कमेटियां बनाई गई हैं, जो इताददार साहब जिसको देखेंगे। एक वो जो हुकूमत है उसका साइज कम करने, मतलब वजारतें जो है वो ख़त्म करने के हवाले से है। ये बजट से पहले भी बात हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात हमें बजट में नहीं देखने को मिली। फिर जब बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है तो उसके बाद शायद ये कमेटी जो है वो बनाई गई है। और फिर कफ़ायत जारी और अखराजात में कमी और बैरून मुल्क जो मिशन हैं उनमें भी उनके अखराजात और उनमें भी कमी के हवाले से ये दोनों कमेटी जो है वो देखेंगी। लेकिन माजी में भी डॉक्टर इशरत हुसैन और इस तरह की कमेटी जो है वो बनती रही हैं, सिफारिशात आती रही हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि वो अब आखिरी प्रोग्राम साबित होगा ये IMF का, तो पहली बात तो ये है कि अगर हिस्ट्री देखें तो 1965 में हमने अपना जो अकाउंट है वहाँ खोला IMF के साथ, और तब से लेकर हर 10 साल में 2-3 दफ़ा जो है वो हम उसका रुख करते ही रहे हैं। पूरी एक हिस्ट्री है तब से लेकर अब तक जो है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो खुद भी हों। अब जो बजट की हालत देखें तो बजट में सारा बोझ जो है वो आम आवाम जो तनख्वाहदार तबका या उन लोगों पर डाल दिया गया है। 18% GST जो 1 जुलाई से वो उस पर आमद दरामद जो शुरू होने लगा है, और जो पैकेट में जितनी भी अशिया आती हैं उस पर 18% जो GST होगा। या दूध, दही, मक्खन, क्रीम, जो बच्चों के जो दूध हैं या मसाला जात हैं, स्टेशनरीज हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो एक आम देहात में जो बैठा बंदा है, जो आम बंदा है वो भी इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा इससे मुतासिर होगा 1 जुलाई के बाद। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत में कोई सियासतदान जो बैरून मुल्क जिनके असासे हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई अहम शख्सियात हैं जिनके बैरून मुल्क असासे होते हैं, क्या उनमें से कोई वहां से असासे यहाँ लाने पे तैयार है या माजी में कोई ऐसी मिसाल हमें मिली है? तो उसका जवाब जो हमें बिल्कुल वो 0 मिलता है कि किसी ने आज तक ऐसी कोशिश नहीं की। फिर हर किस्म के जो तबकात हैं उन पर उनको टैक्स नेट में लाना, ये बहुत वो बात है। फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ाना या सियाहत को फरोग देना, इजाफी खर्चात में कमी, ये चीजें जो है वो कर सकती है हुकूमत। लेकिन इसमें एक जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सियासी इस्तेहकाम। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। मैं ये समझता हूँ कि 2014 के जो धरने थे वो अगर धरने ना होते, तब की मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, 2013 से 18 तक जैसी तैसी थी वो हुकूमत चलती रहती। फिर 18 से 23 तक बेशक PTI की हुकूमत होती, 23 से आगे कुछ और गवर्नमेंट हो जाती, एक तसलसल रहता। तो उस तसलसल से मेरा ये ख्याल है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते थे। लेकिन क्योंकि 2014 में सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ, 16 में वो 17 में उनको घर जाना पड़ा मियां साहब को, फिर 18 में PTI की गवर्नमेंट आई, उनका पहला एक्सपीरियंस था कि वो उन्होंने
मरकज में हुकूमत ली और उसके बाद वो कामयाब नहीं हुए, फिर वो 22 में वो गए, 22 से 24 तक अभी तक अदम इस्तेकाम चल रहा है और आगे कब तक खत्म होना है ये भी अभी नहीं पता। तो इसमें जो मेन फैक्टर है सब चीज़ों में मेरे ख्याल में कि वो है कि सियासी तौर पर चीज़ें इस्तेकाम की तरफ जाएं और वो स्मूथली ये एक तसलसल रहे, तो फिर जाकर आइंदा 5, 7, 10 साल में हमें जो देखने को कुछ मिल सकता है कि मुल्क में बेहतरी आई। वगरना ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये मजीद जो है वो खराब और मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकते हैं आम जो अवाम है उनके लिए। ये बड़ी आपने अहम बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ बिन द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड इट, और ज़ाहिर है वो हमें नाजरीन नज़र आता है कि वो तो शहबाज शरीफ साहब के भी अपने हाथ में नहीं है क्योंकि उनके अपने भाई की हुकूमत गिर चुकी है इस वजह से। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की अदलिया में हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत के हवाले से जजेस के कई बयानात और इंसिडेंट्स रिसेंटली बहुत तसलसल से सामने आए। पहले 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद का अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि ये मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी और पूरा यकीन है कि अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। अब मुदाखलत की बातें अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे और सवालात भी खड़े हो जाते हैं। सवालात ये हैं कि क्या इससे ओवरऑल निज़ाम इंसाफ पर असर पड़ता है, यानी मुदाखलत से? फिर क्या इससे एक आम साइल मुतासर होता है? जजेस की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी एक मजबूत निज़ाम इंसाफ के लिए कितनी ज़रूरी है और उसको मुमकिन बनाने के लिए क्या करना होगा? ये तमाम सवालात अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे। नजमुल साकिब साहब, इन प्रिवेलिंग इशूज़ को देखते हुए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक टेंशन नज़र आ रही है, तो एक आम आदमी, आम साइल पर इसके क्या असरात होते हैं? आम आदमी कहते हो बहुत सारे केसेस हैं छोटी छोटी अदालतों में, उनका तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई इतना ताल्लुक होता ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी आला अदलिया है उसके पास तो इतना वक्त ही नहीं है। तो आम आदमी का मसला है छोटी अदालतों में, वो फैमिली आपकी जो है यानी कोर्ट्स हैं, फिर आपकी सेशन कोर्ट है, फिर आपकी सिविल कोर्ट्स हैं, और उसमें तो लाखों आपके जो केसेस पड़े हैं। तो आम आदमी का तो मसला अभी का नहीं है, वो तो बहुत पुराना है और वो चलता आ रहा है और उसकी तरफ जो है वो ध्यान है ही नहीं हमारा। देखिए, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का एक फरमान याद आता है। मौला अली ने फरमाया कि कुफ्र के साथ गुजारा हो सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। वाह, तो गुजारे की आपने बात की। दूसरी बात यह है कि जब जंग अजीम ख़त्म होती है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, तो चर्चिल के पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी सारा कुछ बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो वो पूछते हैं मेरी अदालतें कैसी हैं, क्या चल रहा है काम अदालत का? तो जवाब आता है जी अदालतें ठीक चल रही हैं। तो चर्चिल कहता है कि फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमने देखा, दुनिया ने देखा कि अदालतें ठीक चली तो सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे सूरत हाल क्या है जी? यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आम आदमी को और ख़ास आदमी को तो एक तरफ कीजिए, एग्जैक्टली अंदाज़ा लगाइए कैसा डिलेमा। फिर ये देखिएगा कि मुकन्नना का काम, लेजिस्लेटर्स का काम जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से करवा रहे हैं। पार्लियामेंट का काम जो है किसी बिल के ऊपर पास करना है, नहीं करना, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, उसके फैसले अदालत में हो रहे हैं। आम और सस्ता इंसाफ फराहम करना जो है ये किसी रियासत की जिम्मेदारी होती है, आम और सस्ता इंसाफ। और रियासत को चलाता कौन है? रियासत को हुकूमत चलाती है। तो ये हुकूमत का काम है कि आम आदमी को इंसाफ दे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत के बारे में जब भी बात हुई तो यही पता लगा कि फ़लाँ सियासतदान, फ़लाँ फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर या फ़लाँ बड़े बंदे को जो सियासी या किसी और तरीके से मशहूर हुआ था, उसके पास इक़्तिदार था, उसने ये गलत किया और वो ये नैब है और ये FIA है और ये फलाना है और ये ढमकाना है। आम आदमी की तरफ अगर ध्यान जाए तो यकीन कीजिए, लोगों को अगर ये एहसास हो जाए और उनको यकीन हो जाए कि हुकूमत उनको इंसाफ दिलाएगी, सस्ता और आम आदमी को इंसाफ दिलाएगी, तो यकीन कीजिएगा कि सिर्फ इसी बात पे आपको वोट पड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। आप जब इक़्तिदार पे बैठते हैं तो आपको नजर आता है कि अच्छा भी किस किस ने मेरे, जब हम अपोजिशन में थे तो हमें किस किस ने तकलीफ दी, आप उनको तकलीफें देने में शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक थीसिस होता है जी, उसके बाद एक एंटी थीसिस आता है।
जो इस वक्त का मैं दौर देख रहा हूं अपने अदलिया का, जिसकी आपने बात की कि अदलिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, इस पे तो दो राय है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये सिंथेसिस का दौर है। हाँ। और अभी जो 2-3 मुअज़्ज़ज़ जज हजरात ने बात की है ना कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता और ये हम करेंगे और ये करेंगे, मुझे लगता है कि अब सिंथेसिस होने वाला है। और थोड़े अरसे के बाद, थोड़े अरसे का मतलब ये नहीं कि कल परसों या ईद के फौरन बाद, कुछ महीनों कुछ बरसों के बाद शायद वो सिंथेसिस आ जाए कि हर इदारा अपना अपना काम करे। और उस वक्त फिर अदलिया ये नहीं कह सकेगी कि आप तो हमसे ओवर टाइम करवाते हैं। हाँ। अदलिया अपने जजों की जो है वो हिफाजत खुद करेगी और अपने फैसले खुद करेगी। खासतौर पे ये जो जजेस हजरात ने खत लिखा है ना, इससे पता चलता है कि कहाँ तक बात पहुँच गई है। तो बात बड़ी आगे तक पहुँच गई भी है, इसको हमने रोकना है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल एक तो कितना मुमकिन है, और अगर नहीं है तो फिर रोड ब्लॉक्स आपकी नज़र में क्या हैं? देखिए, हमारी कोई तारीख़ बहुत अच्छी नहीं है इंसाफ के हवाले से, किसी भी सतह पे हम बात कर ले जी। कोई ताबनाक तारीख़ हम नहीं कह सकते। बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइब हैं उसमें। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मिर्ज़ा बरलास साहब का एक शेर था जी कि लिख दो मिज़ान अदल पे जाकर ये फ़ैसला, मुजरम हो बारसूख तो इंसाफ कुछ नहीं। ये कोई 30-40 साल पहले मेरा उन्होंने शेर कहा था। तो वो डिपिक्ट करता है पूरी तरह से किस तरह से हमारा निज़ाम इंसाफ है। वो क्योंकि सरकारी अफसर थे, डीसी रहे, कमिश्नर रहे, और वो ख़ुद भी इंसाफ के मनसब पे रहे, फाइज मजिस्ट्रेट के तौर पे। तो वो अगर वो कह रहे हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सूरत हाल क्या है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हस्बे ज़रूरत, हस्बे हाल फ़ैसले होते रहे हैं, और जो आइन और कानून जो है वो हमेशा मोम की नाक बना रहा है। और हमने ऐसी एक जूरिस्प्रूडेंस तख्लीक की है, दुनिया वाले जब मुतालिया करते होंगे हमारे जूरिस्प्रूडेंस का, जब मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, ख़ासतौर पे आइनी केसेस के हवाले से जो फैसले पाकिस्तान में हुए हैं, तो वो हंसते होंगे हमारे ऊपर कि कल ये इस इशू पे ये कह रहे थे, आज ये इस इशू पे ये कह रहे हैं। इतनी कंफ्यूज किस्म की जूरिस्प्रूडेंस हमने क्रिएट कर दी है कि आने वाले जजों को वो अगर उन्होंने ठीक करना हो तो वो ठीक भी कर सकते हैं, उन्होंने ख़राब करना हो तो इतने कानून फैसले मौजूद है कि उसको इस्तेमाल करके वो ख़राब भी कर सकते हैं। हमारा मसला ये है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के मुकदमे से जो मामला शुरू हुआ, वो उसकी सूरत हाल की गमाजी अब जो है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनकी अपनी तकरीर का हवाला दिया, और फिर 6 जजों का ख़त। होता ही है कि जब कोई इदारा किसी वजह से भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो वो फिर पूरी उसका जो खमियाजा है वो पूरी कौम और मुल्क को भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अफराद को फ़ायदा देने के लिए, पार्टियों को फ़ायदा देने के लिए, या किसी फ़र्द को नुकसान पहुंचाने के लिए, या पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया गया। इदारे कंप्रोमाइज़ हुए, अदलिया के इदारे कंप्रोमाइज़ हुए, और उसका नुकसान मुल्क को भी उठाना पड़ा है, कौम को भी उठाना पड़ा है। हम जो ये वावेला करते हैं, हम जो ये रोना धोना करते हैं 70 साल का, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर कोई फोरम था, कोई जगह थी जहाँ से मामलात को ठीक किया जा सकता था, वही अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे आला अदालत से अगर ये फैसला आए कि जनरल मुशर्रफ आइन में तरमीम कर सकते हैं, तो फिर क्या उसके बाद रह जाता है, जब क्या इस्तदा भी ना की गई हो। हाँ। उस केस में ये रिक्वेस्ट भी नहीं की गई थी, जफर अली शाह केस में, जब नवाज शरीफ को डिसमिसल का केस था, जनरल मुशर्रफ ने जब मार्शल लगाया, उसमें ये दरखास्त भी नहीं की गई थी। उन्होंने खुद ही कर दिया, जस्टिस शाहद हसन खान चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि जी आप आइन में भी 3 साल के लिए जो चाहें तरमीम कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ये अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह के शुक्रगुजारी हो सकते हैं कि फिर भी ये मुल्क चल रहा है, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का इसका निज़ाम चल रहा है, कुछ छोटा मोटा इंसाफ भी कहीं कहीं मिल जाता है, जैसे आजकल हमें देखने में आ रहा है। वो पता नहीं ये रिएक्शनरी जस्टिस है या जेन्युइन जस्टिस है, ये भी देखना पड़ता है हमें, क्योंकि हम तो हालात और हस्बे हाल उसके मुताबिक चीज़ें लेके चलते हैं। तो अल्लाह करे कि मामलात बेहतर हों, इंसाफ के मामलात बेहतर हो जाए तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई मिनिमम जो एक क्राइटेरिया इंसाफ का जो थ्रेशोल्ड है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा उससे। बिल्कुल ठीक है। साकिब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? पाकिस्तान में जो एक अदालती निज़ाम है, इंसाफ का हुसूल है, क्या उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और आज तक ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक क्यों नहीं हो सका? किसकी विल चाहिए थी जो नहीं थी?
एक तो राव साहब ने जो बात की कि वो जनरल मुशर्रफ को इजाजत दे दी कि आइन में तरमीम कर सकता है, इसी तरह एक स्पेशल कोर्ट बनी थी जनरल मुशर्रफ के हवाले से, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, और बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके पास इख्तियार ही नहीं था, जो काम उन्होंने किया उनके पास इख्तियार ही नहीं था। तो बुनियादी तौर पर जो डिलीवर करना था हमारी जुडिशरी ने, वो डिलीवर नहीं हो रहा, आज भी नहीं हो रहा। और उसकी जो बुनियाद है वो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जहाँ पे सिविल अदालतें हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, वहाँ आम लोग जाते हैं। आपका कभी एक्सपीरियंस हो, हमारा तो रोजाना एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ अगर आपने उस कोर्ट के उस इहाते में दाखिल होना है, और इनकी ऐसा नहीं है कि ये बात आम, मैं रूटीन में एक बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन आज से 6-7 माह पहले जस्टिस बाबर सतार जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिखा था जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब उनको, और उस हवाले से उन्होंने, क्योंकि वो मॉनिटरिंग जज भी हैं इधर जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जज हैं, तो उन्होंने उनकी पॉइंट आउट की थी कुछ चीजें कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें इस किस्म की शिकायत आती हैं, तो उनके इजाले के लिए हमें देखना चाहिए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।